हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल डैशिंग एक्सप्लेन पे। तो दोस्तों, आज मैं लेके आ गया आप सबके लिए एक न्यू एनिमेशन सीरीज को, जिसका नाम द वन एंड ओनली स्वॉर्ड गॉड। तो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे इस सीरीज के मेन कैरेक्टर एशवान को, जो एक घोड़े लेके एक माइनिंग वाले एरिया में आने लगता है और उसके सामने जो भी बंदा आता है वो उन सभी बंदे को मारने लगता है और मारते हुए कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे ए फैमिली के फ्रंट लाइन के भीतर माइनिंग वाले एरिया में घुसने की? जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम सभी को यहाँ पर ही दफना दूंगा। तो तभी वहाँ पे हम देखते हैं 12 लोगों का एक गैंग आ जाता है, जिसे 12 पिगल गैंग कहा जाता है। और उसमें से बीच वाले बड़ा आदमी कहता है, कमीने तुझे क्या लगता है कि हम 12 पिगल्स यहाँ पे नाचने के लिए आए हैं? और ये बोल के वो आदमी चट्टानों से नीचे चमक लगाता है, जिस वजह से एक बंदा उछल के उस बड़े आदमी के हाथ में आ जाता है और उस बंदे को वो एशवान के ऊपर दे के मारता है। और एशवान एक ही स्लास में उस बंदे को 2 हिस्सों में काट के रख देता है कि तभी वो बड़ा सा आदमी एशवान के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिस अपॉर्चुनिटी को यूज करके एशवान उस आदमी के हाथों के दौरा ऊपर उठ के उस आदमी के गले के पास मतलब कंधे पे एक जबरदस्त स्लैश मारता है, जिस वजह से वो आदमी वहीं पर ही ढेर हो जाता है। तभी एशवान आके अपने घोड़े के ऊपर बैठता है और उसी समय ही तभी घोड़े के नीचे के जमीन शेक होने लगता है कि तभी नीचे से एक स्लास आके उस घोड़े को मतलब एशवान के घोड़े को 2 हिस्सों में काट के रख देता है। लेकिन समय रहते पहले ही एशवान जंप करके उस घोड़े से दूर जमीन पे आ जाता है, जिस वजह से वो बाल बाल बच जाता है कि तभी उसके तरफ 3 बंदा उसे मारने के लिए आने लगता है और एशवान भी उन्हें मारने के लिए जाने लगता है कि तभी उसके पैर एक बंदा मिट्टी के नीचे से पकड़ लेता है और कहता है, अरे तुम तो ये फैमिली के यंग मास्टर हो ना, लेकिन तुम अब मरने वाले हो, अब मर जाओ। तो तभी एशवान उस तीनों बंदे को एक ही स्लास में मार देता है, जो देख के पैर पकड़ने वाला बंदा वहां से भागने लगता है, लेकिन एशवान उसे भागने नहीं देता और अपने पैरों में एनर्जी इकट्ठा करके वो अपना पैर जमीन पे जोर से मारता है, जिस वजह से वो बंदा वही के वही ढेर हो जाता है। तभी एशवान वहां से जंप करके ऊपर उस ईगल गैंग के लोगों के बीच में आ जाता है। तो तभी उनमें से एक बंदा वेपन लेके एशवान के ऊपर फेंक के मारता है, तो एशवान उस भाले को रोक के उस बंदे को दूर फेंक देता है। तभी एक बंदा एशवान के ऊपर अपने वेपन से अटैक कर देता है और एशवान उसे लात मार के दूर फेंक देता है। तभी 2 बंदा मिलके एशवान के ऊपर अपने वेपन से स्लैश मारता है, लेकिन एशवान उस स्लैश अटैक से अपने आप को डॉच कर लेता है और दोनों को भी मार के दूर फेंक देता है। लेकिन तभी एशवान को मारने के लिए वो सभी बंदे एक साथ मिलके एशवान को मारने के लिए आगे आने लगता है कि तभी एशवान अपने एक पावरफुल टेक्निक डिसोलेशन का यूज करता है, जिस वजह से वहाँ के माउंटेन में एक जबरदस्त धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ के सभी बंदूक का कम तमाम हो गया है। जो देख के एशवान कहता है, क्या यार, ये है 12 पिगल्स के गैंग, मुझे तो यहाँ पे कुछ मरी पड़ी हुई मक्खियाँ ही दिखाई दे रहा है। और तभी एशवान मुंह सब करके अपने मन ही मन में कहने लगता है, यहाँ के कम तो अब सॉल्व हो गया। मुझे पता नहीं कि ये लिंग अपने घर में अब क्या कर रहा है। वो जब ये सब बातें अपने मन ही मन में सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से एक बंदा आके उसके बॉडी में स्वॉर्ड घुसा देता है। तो एशवान पीछे मुड़ के उस बंदे से कहता है, कौन कौन हो तुम? तो वो ध्यान से देखता है और कहता है, अरे तुम तो हमारे ए फैमिली का ही मेंबर हो ना। तभी एशवान अपने फोर्स का यूज करके उस बंदे को अपने से दूर फेंक देता है और वो बंदा दूर जाके गिरता है, जिस वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है और वो हंसते हुए कहता है, यंग मास्टर एशवान, क्या तुम जानते हो इस स्वॉर्ड में एक खतरनाक पॉइजन है, जिससे तुम बहुत ही जल्दी अब मरने वाले हो। तभी हमें एशवान को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही घायल होता है, जिस वजह से वो नीचे बैठ के उस बंदे से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या इसके पीछे हमारे ए फैमिली के किसी मेंबर का हाथ है? तभी उसके हार्ट में बहुत ही तेजी से दर्द होने लगता है और हमें दिखाया जाता है उस पॉइजन वाली शॉट के वजह से एशवान के हार्ट काला होने लगता है और जिस वजह से एशवान की आंखें पूरी तरह से बंद हो जाता है। और गाइस, हमें यहाँ पे ये तो नहीं दिखाया जाता है कि एशवान सच में मर गया क्या या नहीं, लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है
और हमें दिखाया जाता है एशवान के एक फैमिली के मेंशन के बाहर का सीन, जहाँ पे ये फैमिली के ग्रेट एल्डर कह रहा होता है कि फ्रंट लाइन के रिपोर्ट आया है जो हमने रिसीव किया है, जहाँ पे एशवान हमारे नेशन माइंड में लड़ते लड़ते मर गया। इसलिए आपसे ये लैंग हमारे ए फैमिली के सारे काम संभालेंगे, मतलब ए लैंग ही होगा हमारे ए फैमिली के डिसेंडेंट और अगला सक्सेसर। जो सुन के वहाँ पे खड़ी हुई दो बंदों में से एक बंदा दूसरे बंदे को कहता है, अरे ये लैंग ही क्यों? दूसरा बंदा कहता है, क्या पता, मैं भी नहीं जानता हूँ। फिर से पहले वाला बंदा कहता है, ये सभी एल्डर ऐसा कैसे कर सकता है? तभी एशवान के बहन ए लिंग वहाँ पे आके ग्रेट एल्डर को कहता है, मतलब कहती है, मेरे भाई अभी तक नहीं लौटे, तो फिर तुम लोगों को कैसे पता चला कि वो अब मर गया है? अगर तुम लोगों को उसके लाइफ और डेथ के सिचुएशन के बारे में ही नहीं मालूम है, तो फिर क्यों उससे उसके यंग मास्टर की पोजीशन हटा रहे हो? ये तो सरासर गलत बात है ना। तुम लोगों ने ऐसा प्लान क्यों बनाई है? जो बातें सुन के गुस्से में ग्रेट एल्डर कहता है, मेरे बातों के बीच में तुम्हारी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? गार्ड, जल्दी यहाँ पे आओ और इस पागल लड़की को मेरे सामने घुटनों पे लेकर आओ। तभी ये फैमिली के गार्ड ये लिंग को पकड़ने के लिए आने लगता है और ये होते हुए देख के ये लिंग डरते हुए कहता है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। मेरे भाई ने इस फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने सालों तक कितना कुछ किया, तो इसके बदले में तुम लोग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और हमें दिखाया जाता है कि वो गार्ड आके ही ये लिंग को जोर से थप्पड़ मारता है, जिस वजह से ये लिंग गिर जाता है। और तभी ये लिंग नाम का वो बंदा आगे आते हुए कहता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई ग्रेट एल्डर का विरोध करने की? इसे 30 दिनों तक पानिश करना चाहिए। तभी वो गार्ड एलिंग के बाल पकड़ के उसे घसीटते हुए ले जाने लगता है और कहता है, एंसेस्टर हॉल में आके तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्रेट एल्डर को डिस्टर्ब करने की? और जब वो गार्ड एलिंग के बाल पकड़ के उसे घसीटते हुए ले जाने लगता है कि तभी वहाँ पे सबके पीछे से एक लाइट जैसा कुछ आता है और उस गार्ड की तरफ जाने लगता है और वो लाइट जैसा चीज उस गार्ड के सामने जाके गिरता है, जिससे वहाँ पे एक जबरदस्त धमाका होता है और धुआं क्लियर होने के बाद हमें दिखाया जाता है वो गार्ड नीचे गिरा होता है और उसके माथे पे अपना मेन कैरेक्टर एशवान के पैर होता है। और एशवान को वहाँ पे देख के ये लैंग कहता है, अरे एशवान, तुम अभी तक मरे नहीं हो क्या? पर ऐसे कैसे हो सकता है? जो सुन के एशवान गुस्से में उस गार्ड को वही पर ही मार देता है और गुस्से में कहता है, मैं अभी तक मरी नहीं हूँ, क्या तुम इससे हैरान हो चुके हो? तुम्हारे सोचने के मुताबिक क्या मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना चाहिए था? क्या मुझे मर जाना चाहिए था? तभी एशवान अपने बहन के माथे पे अपना हाथ रख के कहता है, और तो और तुम लोगों ने मेरे बहन को भी हर्ट किया। तुम लोगों ने क्या मरने का फैसला किया है? और तभी ग्रेट एल्डर गुस्से में एशवान के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है। तो हम एशवान को देखते हैं जो कि कोई चूड़िया पहने हुआ नहीं था, जिस वजह से वो भी ग्रेट एल्डर के ऊपर अपने पंच से अटैक कर देता है। और जब उन दोनों के अटैक आपस में टकराने लगता है, तभी साइड पे खड़ी हुई बाकी के मेंबरों में से कुछ लोग कहने लगता है, अरे एशवान तो केवल 5th ग्रेड के नॉन स्टॉप स्टेज में ही है और ग्रेट एल्डर तो 7th ग्रेड के कंट्रोलिंग QI स्टेज में है, तो फिर एशवान कैसे वो ग्रेट एल्डर का सामना कर सकता है? तो तभी हमें दिखाया जाता है ग्रेट एल्डर और एशवान की अटैक की फोर्स की वजह से दोनों ही पीछे हट जाता है और ग्रेट एल्डर पीछे आने के बाद अपने मन ही मन में कहने लगता है, इसके कॉम्बैट स्किल तो बहुत ही अच्छा है, इसे कुछ भी करके हटाना पड़ेगा। तभी एशवान थोड़ा एटीट्यूड में ग्रेट एल्डर को कहता है, ग्रेट एल्डर, क्यों ना आपस में कुछ डिस्कस कर लिया जाए? तभी ग्रेट एल्डर कहता है, अब जबकि तुम वापस आ ही गए हो तो मेरे बात ध्यान से सुनो कि तुम आपसे हमारे ए फैमिली के कोई यंग मास्टर नहीं रहे और ए फैमिली के थ्रोन में सिर्फ वही लोग बैठने के लायक है जो कि रेनकार्नेट हुए हैं और जो हेवन के चूजन वन हैं। जो सुन के एशवान कहता है, क्या चूजन वन? इस यंग कंट्री में 10 से भी ज्यादा कम लोग हैं जिसे हेवन द्वारा चूज किया गया है। तो ठीक है, अब जबकि मैं ये फैमिली के यंग मास्टर नहीं हूँ, तो फिर मैं ये फैमिली के नया यंग मास्टर को चैलेंज करना चाहता हूँ। जो सुन के ये लैंग बहुत ही गुस्से में कहता है, कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की? अब जबकि तूने मुझे चैलेंज कर ही दिया है, तो फिर मैं भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन एक फाइट लाइफ एंड डेथ एरिना में होगा।
क्यों ठीक है ना? जो सुन के एशवान कहता है क्यों नहीं, तो फिर चलो लाइफ एंड डेथ एरिना में। जो सुन के एलंग अपने मन ही मन में कहने लगता है मैं रिइंकार्नेट होकर इस बॉडी में अभी अभी जगी हूँ, इसलिए मेरे कल्टीवेशन अभी तक स्टेबल नहीं हुई है। मैं अगर अभी अभी फाइट किया तो फिर मेरे कल्टीवेशन पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकता है। तो इस सोचने के बाद ये लंग एशिवान से कहता है 1 महीने बाद जब पैट्रियट यहाँ पे आ जाएगा तब उनके सामने ही होगा हम दोनों का लाइफ एंड डेथ मैच, जिसे कोई भी मुझ पर दोष नहीं दे पाएगा कि मैं तुम्हें जान से मार डाला। जो सुन के एशवान कहता है तो ठीक है 1 महीने बाद मिलते हैं, 1 महीने बाद मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। ये बोल के एशवान उसके बहन के साथ वहाँ से अपने घर चला जाता है और उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद ग्रेट एल्डर ये लैंग को कहता है एशवान को मारने के लिए हमारा ये प्लान फेल हो गया और उस बस्टर्ड एशवान तो 1 साल से बाहर था, जिस वजह से उसने बहुत ही प्रैक्टिस किया, जिस वजह से उसके कॉम्बैट स्किल पहले के मुकाबले बहुत ही इम्प्रूव हो चुका है। क्या तुम श्योर हो कि तुम उस कमीने एशवान के साथ फाइट करने वाले हो और फाइट में जीत सकते हो? तो ग्रेट एल्डर की बातें सुन के ये लैंग कहता है कुछ लंबे जर्नी के बाद मेरे सोल रिइंकार्नेट हुए हैं इस बॉडी में और कुछ समय बाद जब मेरे सोल पूरी तरह से हिल हो जाएगा तब मुझे इस पूरी कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई भी नहीं रहेगा जो मेरा सामना कर पाएगा। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एशवान के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलिंग लेटा होता है और एशवान उसके साइड पे बैठा होता है। तभी एलिंग एशवान को कहता है बिग ब्रदर मैं अब ठीक हूँ और मुझे अब कोई भी पेन नहीं हो रहा है। पर ब्रदर आपने क्यों उस एलिंग के साथ फाइट करने का वादा किया? क्या आप श्योर हो कि आप उसे फाइट में हरा पाओगे? तो एलिंग के बातें सुनने के बाद एशवान कहता है तुम चिंता मत करो एलिंग, मैं हर समय तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और मैं अपना ध्यान भी रखूंगा। तो एलिंग भी कहता है ये सभी चीजें मेरे वजह से ही हुई है क्योंकि मैं बहुत ही खराब हूँ और मैं आपको बहुत ही परेशान करती हूँ, पर इस बार मेरे ठीक होने के बाद मैं भी बहुत ही प्रैक्टिस करना चाहता हूँ जिससे मैं भी आपको प्रोटेक्ट कर पाऊँ। जो सुन के एशवान कहता है तो ठीक है तुम्हारे चोटें हिल होने के बाद मैं तुम्हें खुद प्रैक्टिस करवाऊंगा, चलो अब तुम थोड़ी देर के लिए सो लो। और एलिंग के सोने के बाद एशवान घर के एक कोने में बैठता है और अपने कपड़े खुल के पेट में लगी हुई चोटें देखने लगता है और चोटें देखते हुए अपने मन ही मन कहता है धोखे से मेरे डैंटियन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और इसके पीछे कौन है? क्या इसके पीछे ये लैंग और ग्रेट एल्डर को छोड़ के और भी कोई है? और तभी एशवान अपने पास से एक जेड रिंग निकालता है जो कि उसके माँ ने उसे दिया होता है, जिसे देखते हुए एशवान अपने मन ही मन कहता है माँ अब चिंता मत करो, भले ही मेरे डैंटियन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है लेकिन फिर भी मैं अपने बहन को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और उसकी बीमारी का इलाज भी जरूर ढूंढूंगा, मैं आपसे एक वादा करता हूँ। और तभी वो जेड रिंग चमकने लगता है जिसके साथ साथ एशवान अपने आप को एक अजीब सा स्पेस में पाता है और तभी वो एक समुंदर जैसा गहरी पानी में गिरने लगता है और उस समुंदर के डीप एरिया में जाने लगता है और पानी के एकदम नीचे आने के बाद एशवान एक बड़े से दरवाजा को अपने सामने पाता है और तभी उस दरवाजा में कुछ हलचल होने लगता है कि वो मिस्टीरियस दरवाजा खुलने लगता है और हमें दिखाया जाता है जब एशवान के सामने वो बड़ा सा दरवाजा खुलता है तभी एशवान उस टावर के फर्स्ट फ्लोर के हॉल में आ जाता है। तो तभी हम देखते हैं एशवान के सामने एक स्केलेटन और एक जंग पड़ी हुई स्वॉर्ड होता है और उस स्केलेटन के जितने भी बचे कुछ सोल पावर होता है वो एशवान को अपने पास्ट लाइफ के मरने से पहले कुछ मेमोरी के थ्रू बताने लगता है मैं ब्लू स्काई के स्वॉर्ड मास्टर हूँ, मैं स्वॉर्ड हार्ट के साथ साथ सुप्रीम कैंडो को भी मास्टर कर लिया था लेकिन मैं करीब 1200 साल पहले से इस प्रिजन टावर में फंसा हुआ हूँ, इतने जीवन जी लिया पर इस प्रिजन टावर से बाहर निकलने में मैं असफल रहा। मैं जानता हूँ कि आज मुझे मरना होगा, इसलिए मैं मेरे सारे के सारे बची कुची लेगेसी यहाँ छोड़ जा रहा हूँ। और एशवान ये सब सुनने के बाद कहता है तो ये है स्वॉर्ड मास्टर के जनरेशन। तो तभी एशवान के पीछे से कोई कहती है ओह तो तुम्हारे डैंटियन तो पूरी तरह से ब्रोकन हो गया
और इसके साथ तो तुम इस स्वॉर्ड कल्टीवेटर के इनहेरिटेंस को कभी भी अपना नहीं बना सकते हो। जो सुन के एशवान पीछे मुड़ के कहता है, कौन कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे साथ ट्रिक्स करने की? तो तभी वो आवाज फिर से कहता है, ठीक है, अब तुम मुझे बताओ कि इस वर्ल्ड के इंचार्ज कौन है? तो ली किंग कहता है, हाँ वो तो हेवन है ना। क्या क्या तुम हेवन से हो? तो वो आवाज फिर से कहता है, शुहांग लेगेन, जो कि नेचुरल बॉडी है जो अब तुम्हारे पास है। कोई शक नहीं है कि एक प्रिजन टावर जो तुम्हें चूज किया है, लेकिन तुम्हारे डेंटियन तो अब पूरी तरह से ब्रोकन हो गया है। तो एशवान कहता है, हाँ तो अब मैं क्या करूं? तो तभी फिर से वो आवाज कहता है, तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। भले ही मैं तुम्हें यहाँ का मिस्ट्री बताऊंगी, फिर भी तुम ये सब समझोगे नहीं। बस ये याद रखो, इस प्रिजन टावर में 12 फ्लोर्स है और सभी के सभी फ्लोर्स में बहुत ही सारे दुनिया के शेवन एनर्जी एक्सिस्ट करता है। अब इस टावर के सील भी बहुत ही कमजोर हो चुका है और मैं अब इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता हूँ। तुम्हें जल्द से जल्द हेल प्रिजन टावर को ढूंढना ही होगा। और तो और तुम्हें किंग कैंग रिलम के 9 डाउ प्रिंसिपल स्कैटरेट को भी ढूंढना होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे इस दुनिया पर एक बहुत ही बड़ा फायर टबूम बीस्ट आएगा, जिससे तुम्हारे चाहने वाले स्पेशली तुम्हारे सिस्टर तुमसे मिले भी नहीं डिसअपियर हो जाएगा। मतलब कि तुम्हारी दुनिया में एक बड़ा डिजास्टर आएगा। क्या तुम ऐसा चाहते हो? अगर नहीं तो फिर चलो हम लोग मिल के एक साथ फ्यूचर में आने वाले तबाही को रोकते हैं। जो सुन के एशवान कहता है, तो मुझे बताओ अब मुझे ये सब रोकने के लिए क्या क्या करना होगा? तो तभी वो आवाज जो कि एक लड़की होती है, वो एशवान को एक स्क्रोल देते हुए कहती है, ये लो और इसे यही पर ही प्रैक्टिस कर लो। तुम इसे बिना डेंटियन के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? तो एशवान सीरियस लुक में कहता है, हाँ मैं मेरे बहन एलिंग को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसे सीखना चाहता हूँ, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो इसी के साथ ही स्कूल के सभी टेक्निक एशवान के माइंड के अंदर जाने लगता है। तो वो लड़की कहती है, मेरे ये सभी टेक्निक असल में कोई मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं है, इसे कैंडो कहा जाता है। इसके बाद तुम्हें 10,000 स्वॉर्ड को स्वालो करना होगा, जिससे तुम्हारे बॉडी स्वॉर्ड बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जिससे तुम इटर्नल लाइफ को जी पाओगे। और तुम स्वॉर्ड से अगर कभी भी घायल होते हो तो कुछ हद तक तुम किसी भी स्वॉर्ड से इम्यून रहोगे। मतलब तुम्हारे बॉडी लगभग स्टोन जैसे सख्त हो जाएगा। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है एशवान के माइंड में सारे स्किल चले जाने के बाद एशवान कहता है, क्या ये सिर्फ डेंटियन के रूप में स्वॉर्ड का यूज है? मुझे लगता है कि इस प्रिजन टावर के ऊपर जो तीनों स्वॉर्ड है वो क्या मेरे लिए अच्छा नहीं होगा? जो सुन के वो लड़की कहती है, हाँ लेकिन वो तीनों स्वॉर्ड दुनिया के तीनों अल्टीमेट स्वॉर्डमैनशिप को रिप्रेजेंटेट करता है। तुम अभी भी इतना पावरफुल नहीं हुए हो कि तुम उन तीनों स्वॉर्ड्स को कंट्रोल कर पाओ, लेकिन एक स्वॉर्ड है जिसे तुम अभी के लिए कंट्रोल कर पाओगे। तो तभी हमें उस पहले भले जंग पड़ी हुई स्वॉर्ड को दिखाया जाता है, जिसे वो लड़की एशवान के आगे लाके कहता है, इस स्वॉर्ड का नाम है लिंग शियाओ। ये स्वॉर्ड 1200 साल तक इस प्रिजन टावर में कैद है और अब 1200 साल गुजरने के बाद इस स्वॉर्ड में स्पिरिचुअल पावर का थोड़ा सा भी कतरा बचा नहीं है, इसलिए ये स्वॉर्ड तुम्हारे लिए सही रहेगा। तभी एशवान उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेकर कहता है, अब से मैं भी स्वॉर्ड के राह पे चलना चाहता हूँ। तो तभी वो लड़की एशवान के सामने आते हुए कहती है, मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम मर नहीं सकते हो, अब कुंग-फू स्वॉर्ड को एक्सेप्ट करो। तो तभी हमें दिखाया जाता है एशवान के बॉडी में कुछ एनर्जी जाने लगता है और एशवान के हाथ से वो स्वॉर्ड निकल के ऊपर जाके बहुत सारे स्वॉर्ड में बदल जाता है और वो सभी स्वॉर्ड एनर्जी बन के एशवान के बॉडी में जाने लगता है। तो वो लड़की एशवान को कहता है, तुम्हें ये सभी 10,000 स्वॉर्ड्स अपने बॉडी में स्वॉलो करना होगा, जिससे तुम्हारी बॉडी स्वॉर्ड बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जिससे तुम इटर्नल लाइफ को जी पाओगे। तभी एशवान के बॉडी में बहुत ही जोर जोर से रिएक्शन होना लगता है और वो सभी स्वॉर्ड को एशवान अपने बॉडी में स्वॉलो कर लेता है। तो हम देखते हैं इस प्रोसेस में एशवान को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। तो इसके बाद एशवान की आंखें खुलता है। एशवान के कमरे की बेड में
जहाँ पे वो बैठते हुए अपने आप से कहने लगता है, तो फाइनली मैं सभी शॉट्स को ठीक से अपने बॉडी में सॉल्व कर लिया। और जब एशवन अपने मन में यही सब बातें सोच रहा होता है कि तभी साइड में बैठा हुआ एशवन की बहन एलिंग कहती है, बड़े भैया तुम जाग गए। तो एशवन एलिंग को देख के कहता है, अरे बहन तुम्हारे चेहरे पर इतना चोटें कैसे आया, क्या ये सब किसी ने किया है? जो सुन के एलिंग कहती है, अरे ये चोटे तो हमारे ये फैमिली के किचन में जो लोग काम करते हैं वो लोग हमें 2 दिन पहले का सड़ा हुआ खाना दे रहा था, जिस वजह से जब मैं इस चीज के विरोध करने गया तब उन लोगों ने मुझे घायल किया था। तो ये सुन के एशवन तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, जो बेड से उतर के अपने बहन के हाथ पकड़ के बाहर ले जाने लगता है, जो कहता है, एलिंग चलो मेरे साथ, मैं आज तुम्हें इन सब दिला के ही रहूंगा। तो इसके बाद हमें ए फैमिली के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रेट एल्डर साइड पे बैठा हुआ एक एल्डर को कहता है, एशवन के डेंटियन अब पूरी तरह से ब्रोकन हो गया है, जिस वजह से वो कल बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। जो सुन के साइड पे बैठा हुआ वो एल्डर कहता है, ग्रेट एल्डर आप निश्चिंत रहे, एशवन की हालत अब ऐसा है कि जैसे ठंड के मौसम में ग्रास ऑपरों की तरह। तो ये बात सुन के ग्रेट एल्डर कहता है, हाँ तुमने सही कहा, वैसे भी एशवन तो बहुत ही जल्दी मरने वाला है, जिसके मरने के बाद मेरे ग्रैंडसन एलैंग तो बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाएगा, इसलिए तुम्हें उस चैलेंज वाले फाइटिंग एरिना को पहले से ज्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो साइड पे बैठा हुआ वो एल्डर एक इविल जैसा मुस्कुराहट के साथ कहता है, ग्रेट एल्डर आपने जो मुझसे प्रॉमिस किया था, क्या आपको वो प्रॉमिस याद है? तो वो कमीना ग्रेट एल्डर कहता है, हाँ मुझे सब याद है, एशवन की बहन एक यूजलेस है, एशवन के मरने के बाद तुम उससे निपट लेना। तो इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें ए फैमिली के किचन वाले एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एशवन और एलिंग आने लगता है। तो तभी अचानक 2 एल्डर आके उन दोनों को वहीं पर ही रोक लेता है, और उसमें से एक एल्डर कहता है, सभी एल्डरों ने तुम्हारी यूजलेस बहन को खाना नहीं देने के लिए कहा है। जो सुन के एशवन बहुत ही गुस्से में उस एल्डर को गलियाते हुए जोर से तमाचा मारता है, जिससे वो एल्डर वहीं पर ही खत्म हो जाता है। मतलब उस एल्डर का किस्सा वहीं पर ही खत्म हो जाता है। जो देख के दूसरा एल्डर बहुत ही गुस्से में अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए एशवन को कहता है, एशवन तुमने फिर से पब्लिकली एक एल्डर को मार दिया। ये बोल के वो एल्डर एशवन को मारने के लिए बढ़ने लगता है। तो एशवन भी अपने एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है, ओल्ड डॉग तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मेरे बहन एलिंग को हाथ लगाने की, अब मरो। ये बोल के एशवन वो भी उस एल्डर पे अटैक कर देता है, और जब उन दोनों के अटैक आपस में टकराता है, तभी वो एल्डर एशवन के फोर्स के वजह से दूर जाके गिरता है और कहता है, अरे ये तो इम्पॉसिबल है, कैसे तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हो? जो सुन के एशवन कहता है, मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ, पर तुम तो बहुत ही ज्यादा वीक हो। तो तभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर आके कहता है, कमीने लड़के तेरी हिम्मत कैसे हो गई फिर से अपने ही फैमिली के एल्डरों को मारने की? एशवन क्या तू हमारे साथ रेबिलियन करना चाहता है? तुझे क्या लगता है ऐसा करके क्या तू जीत भी पाएगा? ग्रेट एल्डर की बातें सुनने के बाद एलिंग घबराते हुए एशवन के हाथ पकड़ लेता है और एशवन के हाथ पकड़ते हुए कहता है, बड़े भैया तुम जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। तो तभी एशवन एलिंग के डरते हुए फेस को देख के थोड़ा मुस्कुरा के कहता है, एलिंग कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। तो इसके बाद एशवन ग्रेट एल्डर को कहता है, ग्रेट एल्डर मैं पीस मेंटेन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपना मिस्टेक एडमिट करता हूँ, क्यों इतना ठीक है ना? तो इस पर ग्रेट एल्डर कहता है, कैसा पीस मेंटेन? एशवन क्या तुम दिन में सपना दिख रहे हो? तो ग्रेट एल्डर की बातें सुनने के बाद एशवन बहुत ही गुस्से में गिरा पड़ा हुआ पहले वाले एल्डर को पैरों से कुचल के मार देता है और ग्रेट एल्डर के पास जाके कहता है, ग्रेट एल्डर इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर दीजिए, ज्यादा आगे बढ़ाने की हिम्मत न करना। तो एशवन के रूथलेसनेस को देख के वो ग्रेट एल्डर कहता है, हर दिन किसी न किसी को मार डालते हो, लगता नहीं कि तुम और ज्यादा दिनों तक इस फैमिली में मतलब हमारे फैमिली में रह भी पाओगे।
तो इसके बाद तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आंखों ही आंखों से लड़ने लगता है कि तभी वहाँ पे ए लैंग आके एशवान को कहता है, एशवान तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, तुम अभी भी हमारे ग्रेट एल्डर को चैलेंज करने की क्वालिफाई नहीं हुए हो। जो सुनते ही एशवान ए लैंग के ऊपर अटैक कर देता है और जब उन दोनों के अटैक आपस में टकराता है तो तभी वहाँ पे एशवान की एनर्जी चारों तरफ फ्लो करने लगता है। तो एशवान की एनर्जी अपने से ज्यादा देख के ए लैंग अपने मन ही मन कहने लगता है, मैंने तो हाल ही में ब्रेक थ्रू करके क्यूआई ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के 6 रैंक में आ गया था, पर फिर भी क्यों ये बास्टर्ड एशवान मुझे टक्कर दे पा रहा है। ये बास्टर्ड आप कौन सी रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया यार। तो तभी हमें दिखाया जाता है ग्रेट एल्डर अपने पावर यूज करके एशवान के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि एलिंग ग्रेट एल्डर के सामने आके एशवान को कहता है, बड़े भैया ग्रेट एल्डर ने तुम्हारे ऊपर पीछे से अटैक करने की कोशिश कर रहा है। जो सुन के एशवान एलिंग के ऊपर अटैक करना बंद कर देता है और एलिंग के पास जाके ग्रेट एल्डर को कहता है, एक फैमिली के ग्रेट एल्डर होकर भी अपने फैमिली के अपने से कमजोर के ऊपर अटैक करने में क्या तुम्हें शर्म नहीं आता है ग्रेट एल्डर। सच में तुम तो ग्रेट एल्डर कहलाने की लायक ही नहीं हो। तो ये बोलते हुए एशवान अपने बहन के साथ वहाँ से जाने लगता है। तो एशवान की बातें सुन के ग्रेट एल्डर गुस्सा होके एशवान को पीछे से मारने के लिए जाने लगता है कि तभी ए लैंग ग्रेट एल्डर को रोक लेता है और कहता है, बस ग्रेट एल्डर उसे कुछ दिन और जीने दो, वो तो एक कुएं के मेंढक है जिसे कुचलने में हमें इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है एशवान अपने घर आके फिर से प्रिजन टावर में जाके वो लड़की जो कि उस प्रिजन टावर के ओनर होता है उससे कहता है, सीनियर आपने कहा था ना कि क्यूआई चेंजिंग एनवायरनमेंट और कंट्रोलिंग क्यूआई एनवायरनमेंट को नियंत्रित करने के लिए एक हिडन गोल्डन बॉडी भी है। जो सुन के वो लड़की कहती है, हाँ ये तुमने सही कहा, और जो लोग गोल्डन बॉडी प्रैक्टिस करता है उन लोगों के फिजिक्स स्ट्रेंथ बहुत ही हाई हो जाता है दूसरे मॉर्टल लोगों के मुकाबले। तो ये सुन के एशवान कहता है, मैंने तो इसके बारे में आज से पहले कभी भी नहीं सुना है। सीनियर क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे हो। तो तभी वो लड़की एशवान के पीछे आके कहता है, ठीक है अब चलो तुम्हारे बॉडी में जो शॉर्ट एनर्जी है उसे अंदर से बाहर लाते हैं जिससे तुम्हारे शॉर्ट एनर्जी और भी ज्यादा पावरफुल होगा और इस प्रोसेस में तुम अपने बॉडी को थोड़ा मजबूत करके रखना। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है शॉर्ट एनर्जी को बॉडी से बाहर लाने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और इस प्रोसेस के स्टार्ट होने के बाद दिखाया जाता है एशवान की बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन होना भी स्टार्ट हो जाता है जिस वजह से एशवान अपने घुटनों में बैठ जाता है। तो एशवान की हालत देख के वो लड़की कहती है, ये दर्द केवल एक तरफा है क्योंकि गोल्डन बॉडी को हजारों साल पहले जिस पर्सन ने कल्टीवेट करने की कोशिश किया था वो एक छोटी सी गलती के वजह से मर गया था। जो सुन के एशवान हैरान होके कहता है, क्या मर गया था? तो वो लड़की कहती है, हाँ क्योंकि गोल्डन बॉडी को कल्टीवेट करने के वक्त पर एक छोटी सी भी गलती होने पे वो बंदा एक्सप्लोड हो सकता है, लेकिन अगर कामयाब हो जाए तो इसके इम्प्रूवमेंट भी बहुत ही अच्छा होता है। अब बताओ कि तुम इसे प्रैक्टिस करना चाहते हो या फिर नहीं। तो तभी एशवान कहता है, मैं तो अब बहुत ही स्ट्रॉन्गर फील कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगता है कि ये एक्सप्लोड भी हो सकता है। तो तभी एशवान के बॉडी से बहुत ही तेजी से एनर्जी निकलने लगता है जो देख के वो लड़की कहती है, तुम्हारे ये नेचुरल ताओइस्ट बॉडी इसके वर्दी है, लेकिन ये जो गोल्डन बॉडी है ये हेवन और अर्थ के भी सेंसेशन को अट्रैक्ट करता है। तो वो जो एनर्जी एशवान की बॉडी से बाहर आया था वो सभी एनर्जी एशवान के घर के बाहर जाने लगता है जो देख के ए फैमिली के सभी एल्डर रेस्पेक्ट देते हुए कहता है, गॉड आपका शुक्रिया हमारे ये फैमिली में ब्लेसिंग करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम एलैंग को देखते हैं जो अपने घर में बैठा हुआ इसी हेवन और अर्थ के फिनोमिना को देख के अपने मन ही मन कहने लगता है, मैंने तो बहुत ही पहले ही अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया था, मैं लकी हूँ कि मुझे अभी हेवन और अर्थ के एनर्जी देखने को मिला जो मेरे डेस्टिनी को और भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देगा। इस यंगर जनरेशन के एक मॉन्स्टर लेवल कल्टीवेटर, मुझे आप कोई भी नहीं रोक सकता, इस पूरी दुनिया में मैं डोमिनेट करूंगा। तो दोस्तों एलैंग के इसी सपने भरे सीन के साथ ही हमारा ये एपिसोड यही बड़ी खत्म होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।